पहला एनकाउंटर विद अ टेररिस्ट कौन सा था? 2 टेररिस्ट ने फिरन के अंदर से AK-47 से हमारे ऊपर फायर किया। जब वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, एक को हमने उधर ही मार दिया, दूसरा अंदर घर के थोड़ा देर फायर फाइट चली थी हमारी। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो जितनी दूर आप बैठे उतनी दूर पे AK-47 उसने मेरे से फायर किया। ऐसा भी केसेस हुए हैं कि आपने मिलिटेंट को सरेंडर कराया, उसने आपके साथ काम किया, फिर वो दोबारा टेररिस्ट बन गया। तो द रूल रिमेन्स द सेम। अर्बन जो आप बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स का, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर सिविलियन मूवमेंट बहुत होती है। वो घर चिपके हुए थे तो मिलिटेंट्स ने रात को लोकेशन चेंज कर दिया, तो जिस घर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तीसरे घर में मिलिटेंट था। नॉर्मल इंडियन आर्मी ऑफिसर में और स्पेशल फोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है? आप सबसे पहले लड़ाई में जाएंगे और सबसे आखिरी बाहर आएंगे। अगर नॉर्मल आर्मी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है तो आपका वो काम है, आपका एनिमी के पीछे जाकर लड़ाई लड़ना है। टॉप 5 सबसे पावरफुल आर्मीज है, वो कौन सी है? US इज फर्स्ट, चाइना। लेट्स से कि वर्ल्ड वॉर 3 हैपेंस, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? गाइस, बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ आप सबके सब जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं हर हफ्ते ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड डिस्कशंस करता हूँ, एंड ये पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो लाइक का बटन दबा दो। सो कर्नल शिवेंद्र, अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि अगर आप आर्मी में नहीं होते और अगर आप शायद मेरी जनरेशन में पैदा हुए होते तो आप फैशन इन्फ्लुएंसर होते, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, एंड आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो भी अग्री करेंगे जिन्होंने आपका पुराना पॉडकास्ट देखा है, क्योंकि आपका एक ऑरा है, यू हैव अ वेरी फैशनेबल ऑरा। अगर कोई मुझे बताता नहीं ना कि आप आर्मी के हो, स्पेशल फोर्सेस के हो, तो मेरा होता कि ये पक्का कोई टॉप नॉच मॉडल है, और क्योंकि आपका बिल्ड भी अच्छा है, आप फुल्ली इंक्ड हो, एंड यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट इन फैशन, दैट तो आई विल से फॉर श्योर। सो मैं खुद भी बड़ा ही टैटू लाइक एंथुसियास्ट टू क्यूरियस हूँ। राइट नाउ आई हैव ओनली वन, बट आई हैव सीन यू हैव मेनी टैटूज। सो कैन यू टेल मी कितने टैटूज टोटल है, एंड कौन सा वाला सबसे बड़ा है, या कोई जिसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो किसी टैटू की? आई हैव 22 टैटूज, और जो सबसे बड़ा है वो मेरे राइट बाइसेप पे है। इट्स यानी शोल्डर से शुरू होता है और लगभग इतना बड़ा टैटू है। उसमें मेरी यूनिट 7 पैरा है, एक स्कल बना हुआ है और मरून बेरे उसके ऊपर है। ओके, सो आई थिंक सो दैट इज़ माई फेवरेट। उसके बाद लॉर्ड शिवा के टैटूज हैं, आई रियली लाइक दैट, एंड ऑल द एपेक्स प्रीडेटर्स, लायन, शैडो वुल्फ एंड स्कल, ये इज स्पेशल वन। ये मेरा जो कोर ग्रुप था आर्मी में, द A टीम, ये उसका टैटू है। ओके, ब्रदरहुड नेवर फॉरगॉटन। सो यानी ऑल टैटूज आर फेवरेट ऑफ माइन, बट ये थोड़े से ऐसे हैं जो मेरे को स्टैंड आउट करते हैं। एंड यस, बट या इन्फ्लुएंसर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यू हैव बीन काइंड एनफ, बट या I had a dream कि once I leave army, so I will make tattoos, pierce my ear, and ये मेरा हर की कोई इच्छा होती है, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन है, you can't do certain things. So army के time you can't have these tattoos? No, you cannot have these tattoos. You cannot have these tattoos, and because there are certain rules to be followed. So that is what it is. And your necklace is also very interesting. It has a very strong presence. Yeah, it is basically I am यानी मैं Lord Shiva का devotee हूँ. Okay. I believe a lot in Lord Shiva. मैंने पहले भी बताया है. So these are basically the silver chain जो amplify करती है, that is white, and which is snow, and where Lord Shiva resides. So it signifies that, and उनका ही त्रिशूल और उनका Lord Shiva की pendant है वो. So basically everything is dedicated to Lord Shiva. That is what it is. You are a true bhakt. Like आपके tattoos भी है, even that is inspiring. Yeah, I worship Lord Shiva, and you can call it, I am a true bhakt. Have you ever been to Kailash Parvat wala या Mansarovar Lake? No, I've never been there. But yes, close to that area I have been, but not Kailash Mansarovar per se. उत्तराखंड वगैरह में मैं गया हूँ, तो मैंने वो एरिया देखा है, बट नॉट द मानसरोवर एज सच। लोग कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, कि व्हेन यू गो नियर कैलाश मानसरोवर तो आपको वाइब्रेशंस फील होती है, यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक हैव यू हर्ड ऑफ एनी स्टोरीज, या फिर आप जब पास गए थे तो कुछ डिफरेंस फील हुआ था क्या?
लाइक आई वुड से कि हम लोग स्पेशल फोर्सेस में और इंडियन आर्मी में वी आर जनरली डिप्लॉयड, यानी सबको हाई ऑल्टीट्यूड यानी अबव 9,000 फीट एंड सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जो 14, 15, 16 हज़ार पे आप रहते हैं. सो वंस यू स्टे ओवर देयर, सो नॉट ओनली कैलाश मानसरोवर, एट दैट हाइट आपको सारी चीज़ें स्पिरिचुअल लगती हैं. सो यू आर क्लोजर टू गॉड. सो जब मैं उधर पोस्टेड था 2004 में, सो ऑल्दो मैं ऑन एंड ऑफ जाता रहा, आता कभी टेन्योर के बाद वापस आया फिर गया. सो आई यूज्ड टू से कि एट दैट हाइट यू आर क्लोजर टू गॉड बट अवे फ्रॉम योर ओन पीपल. सो जो आप स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं पर से कि वी आर क्लोजर टू गॉड एंड वी गेट दोज वाइब्रेशंस, डेफिनेटली you find any place which is so higher in height, तो उसमें स्पिरिचुअलिज्म तो अपने आप ही आ जाता है. दिस इज माई पर्सनल वे एंड yes, you can call it that vibrations and those kind of vibes are there. Yeah, it's true. So ये होता है. Fair enough. And I think you are married right now. आपने मेरे को बताया था off camera. But I always had this curiosity कि जो लोग आर्मी में होते हैं या स्पेशली जो लोग स्पेशल फोर्सेज में होते हैं and before they get married, like do they have a dating life or are they in some form of relationship कि उनकी कोई girlfriend हो? Because the kind of work you have, it is so hardcore, it is so hectic and it has to be so dedicated. Are you guys able to take out time कि हमारा एक relationship भी हो? ऐसा कुछ होता है? Yeah, यानी कि whether you are special forces or you are serving anywhere, but basically you are a human being. So yes, people do have a personal relationship. People have girlfriends जो कि बाद में जाकर उनकी वाइफ्स भी बनती हैं. And there are times when girlfriends, yani you leave them also, keeping whatever personal and professional reasons. So it happens कि there are a lot of relationships. Some fructify like normal. आप civil life में भी देखेंगे सारे relationships success में नहीं बदलते और सारे relationships कहीं बदलते हैं. So वो जो ratio है वो रहता है. But special forces में इसलिए difficult हो जाता है because you don't have a stable life. Basically you are always on the ऑपरेशनल रोल पे आप रहते हैं. सो उससे क्या होता है कि योर प्रायोरिटीज इन लाइफ इज टुवर्ड्स नेशनल फर्वर और जो पेट्रियोटिज्म जिसको आप कहते हैं, देशभक्ति, वो मादा काफ़ी ज़्यादा है. सो यू आर ऑलवेज इनटू ऑपरेशंस. आपकी आज आप एक थिएटर में ऑपरेट कर रहे हैं, फिर आपको कहीं और ले जाएंगे बिकॉज you are being paid to be the best. Right. So that वो यानी वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो काम के लिए भी है. So yes, relationships do suffer because of your commitment. और जो भी स्पेशल फोर्सेज में आता है उसकी the mindset always remains कि operational task is foremost. These things I would say is secondary in his life, his own personal life, whether it is marriage or girlfriends or relationships जो आप बात कर रहे हैं. पहला और foremost task for any operative, for any special forces guy is his operational task, जो उसका role है. So yeah, there are difficulties, but success rates भी हैं. You cannot categorize कि totally नहीं होता या ऐसे नहीं होता. So it's a little bit of balanced kind of a thing. कई बार सक्सेस रेट है, कई बार नहीं है, but then it happens कि yeah, but the first and foremost thing is not a relationship in his mind, it is the operational task. Yes. So आप अभी स्पेशल फोर्सेस बता रहे थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग मी, वी हैव दिस डाउट कि इंडियन आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में, आई थिंक जो 3 स्पेशल फोर्सेस है इंडिया के, वन इज पैरा एसएफ, वन इज मैक्रोस एंड वन इज गरुदा, करेक्ट? सो एक नॉर्मल इंडियन आर्मी ऑफिसर में और स्पेशल फोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन दैट दे हैव और द प्रोफाइल दैट दे हैव? सो इंडियन आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो स्पेशल फोर्सेस में पीपल कम, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वॉलंटियर्स होते हैं. ओके.
यानी कि आप यू कैनॉट जस्ट गेट अ मरून बेरे और अ बलिदान बैच, आपको वॉलंटियर करना पड़ता है. अच्छा. देन यू हैव टू गो अंडर अ प्रोबेशन, फिर आपका सिलेक्शन होता है एंड देन यू आर सेलेक्टेड एज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर और जवान जो आप बनते हैं. मोर ओवर और डिफरेंसेस ये हैं कि रूटीन आर्मी माइट बी, यानी कि उनका जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. स्पेशल फोर्सेस आर लेस इन नंबर बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू डू जहाँ पर नॉर्मल आर्मी वो काम ना करे. सो फिजिकली ज़्यादा फिट होंगे, ट्रेनिंग वाइज ज़्यादा दे आर सपोज टू बी मोर कॉम्पिटेंट. उसके बाद इक्विपमेंट प्रोफाइल नॉर्मल आर्मी से अच्छी होगी. ओके. एंड बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ जब कल्मिनेट होंगी तभी वो अपना मिशन कर सकते हैं. ट्रू. सो आप वॉलंटियर हो गए, आपने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, आपको फिजिकली और मेंटली आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए एंड देन यू गेट द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू परफॉर्म दोज टास्क्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबसे पहले लड़ाई में जाएंगे और सबसे आखिरी बाहर आएंगे. Okay. अगर नॉर्मल आर्मी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है तो आपका वो काम नहीं है. Okay. आपका एनिमी के पीछे जाकर, चाहे आप किसी भी मीन से एयर ड्रॉप कीजिए, पीछे जाकर लड़ाई लड़ना है. छोटे और कम लोगों के साथ ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है. एंड बिकॉज आप ये ऐसा वाला टास्क करते हो, सो यू नीड टू बी फिजिकली and mentally much more tougher than the normal army. So that is the basic difference. Can you give me an example, some very important military or historical event that happened जिसमें एक example है जहाँ पे Indian Army is responsible and एक कोई example जहाँ पे special forces का intervention चाहिए, so that we are able to understand कि okay, these are the kind of operations जहाँ पे special forces is the one we need. Okay. कुछ like, जो आप देखेंगे कि आप 1971 की वॉर लीजिए, जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था तो 2 para had conducted a airborne drop over there. Okay. The whole battalion group dropped behind. It was called as the Tangel drop. So जब इंडियन आर्मी नॉर्मल एडवांस कर रही थी तो this battalion was dropped behind enemy lines and they secured that Tangel and facilitated जो नॉर्मल आर्मी जा रही है. Okay. उसके मूवमेंट को फास्ट किया था, पीछे से पकड़ के कैप्चर किया था. सो दैट इज वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक अगर नॉर्मल फोर्स इधर लड़ाई कर रही है और आपको पीछे कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज पकड़ना है एंड आपको किसी गन पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना है जहाँ पर आर्टिलरी की गन हुई, कोई कम्युनिकेशन सेंटर है. सो जब इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है जो कि एनिमी की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है और हमारी फोर्सेस का एडवांस रोक रहा है, तो वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को डाला जाता है. Okay. सो टू डू दीज काइंड ऑफ टास्क्स स्पेशल फोर्सेस इज यूज्ड. सो ये सारे, अगर नॉर्मल आमने सामने की लड़ाई नॉर्मल इन्फेंट्री लड़ रही है तो स्पेशल फोर्सेस उनको असिस्ट करती है बिकॉज नफरी थोड़ी है, उनका सस्टेनेंस थोड़ी देर के लिए होता है और वो काम जल्दी करके वहाँ से निकलना है तो ज़्यादा नंबर्स उनके पास होते नहीं. सो थोड़ी में काम करके ये सारे टास्क करते हैं ताकि जो मेन फोर्स आ रही है उसकी स्पीड और बढ़ सके और एनिमी को ज़्यादा नुकसान दे. सो दीज आर द प्राइम एग्जाम्पल्स कि जहाँ पर स्पेशल फोर्सेज यूज़ होती है. फ्रॉम व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, एक ऊपर के लेवल पे इंडियन आर्मी तब आएगी जब आपका एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, हेड टू हेड. स्पेशल फोर्सेस सॉर्ट ऑफ लेमैन लैंग्वेज में घुस के मारने वाला काम है. बिल्कुल एब्सोल्युटली, यानी कि स्टेल्थ, चोरी छुपे, जल्दी काम किया वापस आए. सो कैन आई आस्क वन एग्जांपल, उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इज दैट एन एग्जांपल ऑफ समथिंग जो स्पेशल फोर्सेस करेगी? यस, दैट इज काइंड ऑफ स्पेशल फोर्सेस operations. Yes. Okay, so that is a special forces. उसमें can you tell कौन सी special force involved थी? And no, that we cannot because of the operational reasons involved of the units, but that was a special forces task. The per se what we had done, so वो special forces task है.
and it was a true blue special forces operation. What was the first time, आपका first encounter with a terrorist of your whole career as a special force officer, या मे बी अगर आप तब आप इंडियन आर्मी में थे, तो पहला encounter with a terrorist कौन सा था? And also if you can tell which was your most gruesome or difficult or most challenging operation or encounter with a terrorist? So the first operation was somewhere in 2002, South Kashmir में था, Okay. जो मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट था. सो वी हैड गॉट, यानी हमारा जो इनपुट था वो लॉट ऑफ टेररिस्ट मूवमेंट वाज हैपनिंग. सो हमने क्या किया था कि हमने छोटी छोटी पार्टीज़ में कम से कम 7-8 जगहों पे उस एरिया को कवर किया था. एंड हम लोगों ने जहाँ पर ऑपरेशन किया था वहाँ पर वी वर कवरिंग 6 or 7 रूट्स जो गांव के अंदर आते थे. तो बिकॉज दिस ऑपरेशन वाज ऑन, कोई स्पेसिफिक इंट नहीं थी और स्पेक्यूलेटिव था, यानी कि हमको मालूम था कि इधर टेररिस्ट आते हैं, बट वी डिडंट हैव, एक होती है एक्शनेबल इंट की अंदर बैठे हैं कि आप जाओ और मारो, है ना. सो इसमें ऐसा कुछ नहीं था. तो हम अपनी, बिकॉज हमने मूवमेंट्स ट्रैक की थी और हमको मालूम था कि इधर मूवमेंट हो रही, तो हमने वो लगाया था. तो समवेयर इन द मॉर्निंग एट अराउंड जब फर्स्ट लाइट होती है, सो वन ऑफ आवर पार्टी स्पॉटेड, यानी 4 बंदे, उन्होंने 5 बंदे देखे. अच्छा. एंड दे, वो फिरन पहन के दे वर मूविंग इन द विलेज के साइड से, ट्रैक से बाहर की तरफ आ रहे थे. सो जो हमारी पार्टी ने उनको चैलेंज किया एंड इनिशियली दे स्टॉप्ड, और फिर उसमें से 2 टेररिस्ट ने अपना फिरन के अंदर से AK-47 से हमारे ऊपर फायर किया. सो आवर पार्टी रिटेलिएटेड बैक. तो वो उधर डाउन नहीं हुए, वो दूसरी तरफ भागे. बट जैसे ही फायर हुआ तो हमारी बाकी पार्टीज सारी उस टाइम पे, क्योंकि दिन हो चुका था, तो हमने अपने एम्बुशेस उठा दिए थे. सो दे वर मूविंग एंड दे, हमारी एक पार्टी में जो मेरी वाली पार्टी थी उसके साथ वो वी हैड अ फायर फाइट विद देम. और उसके बाद वो दोनों टेररिस्ट जाकर घर के अंदर छुप गए. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि उसमें से एक जो टेररिस्ट था वो हमने उसी वक्त जब वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, एक को हमने उधर ही मार दिया था. दूसरा अंदर घर के थोड़ा देर फायर फाइट चली थी हमारी. ओके. एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम वी न्यूट्रलाइज द सेकंड गाय ऑल्सो. तो उसमें हमने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमांडर को मारा था, वो हिजबुल मुजाहिदीन के थे. ओके. एंड 2 टेररिस्ट थे वो. दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट. सो एंड दिस वाज इन व्हिच ईयर? दैट वाज 2002. 2002. या 2002. एंड आई वाज, तब मैं प्रोबेशन कर रहा था अपनी. मैंने प्रोबेशन, आई वाज स्टिल अ प्रोबेशनर इन द सेंस कि मैं आई वाज डूइंग द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग. ओके. एंड आई सॉ द कॉन्टैक्ट इन दैट ओनली. उसके बाद द मोस्ट ग्रूसम और ऑपरेशन आप वो है जिसमें आई वाज सेव्ड इन द सेंस दैट हमारे को 2 टेररिस्ट की इनपुट थी. एंड वी हैड स्पेसिफिक इनपुट. जो हमको सोर्स था वो उन्होंने, उसने लेडी थी, उन्होंने बताया था कि इस घर में आते हैं. सो लगभग दिन के, इट वॉज अ डे टाइम ऑपरेशन, 4-5 बजे शाम के हमको खबर मिली थी. सो हम लोग वहाँ पर गए उस घर में जहाँ पर हमको इनपुट थी. भी क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी फोर्स लेवल नहीं लेकर जा सके, बिकॉज हमको थोड़ा सरप्राइज रखना था. ओके. और तो 2 ही पार्टीज़ गई थी, लगभग 12 लोग गए थे. और हमने जिस घर की खबर थी उसको हमने क्विकली कॉर्डन करके, मेरा और मेरे बडी भी, और जो एक ही घर था वो थोड़ा ढोक टाइप था, जिस ज़्यादा एलैबोरेट घर नहीं था, तो हमने उसकी सर्च वगैरह शुरू की. तो जब हम सर्च कर रहे थे तो हमको कांस्टेंट इनपुट आ रही थी कि टेररिस्ट इज़ इनसाइड, पर हमें मिल नहीं रहा था. अच्छा. तो आप देखेंगे कि जो J&K में घर होते हैं, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर वाला घर होता है उसके अंदर एक फ्लोर में उन्होंने ओपनिंग बनाई होती है जहाँ से वो अंदर गाय और कैटल्स जो नीचे रहती हैं उसके लिए चारा फेंकते रहते हैं. ओके. सो मैंने वो उठाकर देखा. हमने पूरे देखा, कई बार दीवारों के बीच में भी हाइड आउट्स होते हैं. सो हमने उसको नॉक करके देखा तो वो हॉलो वाइज नहीं आ रही थी. दीवारों के बीच में लोग घुस जाते हैं. हाँ, होता है कई बार. सो वो सब हमने चेक कर लिया, लेकिन हमारी खबर बिल्कुल पक्की थी. तो मैंने जब उसको देखा कि ये वाला
आदमी जो जो जहाँ पर वो था तो वहाँ पर एक बोरी पड़ी हुई थी, मैंने उसको देखा, उसमें हमने राइफल्स के साथ मैंने ऐसे अंदर करके देखा कि कुछ है कि नहीं, तो वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो जितनी दूर आप बैठे उतनी दूर पे एक टेररिस्ट AK-47 उसने मेरे से फायर किया। सो 30 राउंड्स पूरी मैगजीन ही उसने फायर की। तो मेरी क्योंकि उसकी तरफ मेरे पीछे था वो, तो मैंने से कई बार आपको ऐसे इल्यूजन सा होता है कि पीछे कोई खड़ा है, तो मैंने जब तक इतना देखा तो उसने उधर से फायर किया और मेरा वेपन इधर था तो मैंने इस तरफ से फायर किया। ऑब्वियसली मेरी ऊपर छत की तरफ गोली लगी, पर पता नहीं मुझे वो गोली क्यों नहीं लगी। और फिर मेरे सामने खिड़की थी, मैं और मेरा बडी उससे नीचे गिरे। 8-10 फीट का हमारा फॉल था। और उसने उसके बाद ग्रेनेड लॉब किए 2। सो वो ग्रेनेड के स्प्लिंटर मेरी टांग पे लगे और मेरे बडी के। बट हम क्योंकि जहाँ पर हम गिरे तो ऐसे डाउन स्लोप शुरू हो रहा था, तो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स हमें पूरी तरह इंजर नहीं कर पाए। उसके बाद हमने उसको पंप पे कंफर्म हो गया कि अंदर टेररिस्ट है, तो हमने फायर बैक किया। एक टेररिस्ट उधर मार दिया था, और जो सेकंड टेररिस्ट बचा था वो फिर पूरी रात कांटेक्ट चला था। एंड अर्ली मॉर्निंग हमने दूसरे वाले को भी न्यूट्रलाइज कर दिया था। सो दैट वाज, मैंने कि बहुत गुरुसम नहीं था, लेकिन दैट वाज अ क्लोज कॉल जिसमें मैं बच गया था। सो दैट इज, दीज आर द 2 ऑपरेशंस व्हिच स्टैंड अपार्ट। फर्स्ट कांटेक्ट इज ऑलवेज आप याद रखते हो क्योंकि आपने यू हैव बीन लाइक ब्लडेड, आप पहली बार फायर फाइट देख रहे हो। सो इट इज, आपने हमेशा रेंज पे फायर की है, बट थिंग्स आर डिफरेंट व्हेन द टारगेट फायर्स बैक। करेक्ट। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड यानी उसके बाद आप बोल सकते हो कि अब आप ऑपरेटिव बनने की तरफ आप शुरू कर दिया आपने। और ये 2 ऑपरेशन स्टैंड आउट करते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है? व्हेन यू से कि वी न्यूट्रलाइज अ टेररिस्ट? न्यूट्रलाइज्ड इज किलिंग अ टेररिस्ट। ओके। हाँ, न्यूट्रलाइज्ड इज किलिंग। सरेंडर इज अगर वो सरेंडर कर दें, न्यूट्रलाइज इज अगर हम मार देते हैं, बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग। या अगर एक टेररिस्ट सरेंडर ना करे, बट आप लोगों ने लेट से एक टेररिस्ट को पकड़ लिया कि नाउ ही इज नॉट, ही कांट शूट यू, ही इज नॉट हार्मफुल, तो व्हाट इज द थिंग कि हमें फिर भी टेररिस्ट को मारना ही है, या फिर अगर वो ऐसा हम उसको पकड़ के कैदी बना सकते हैं? या फिर इफ देखिए, ये जो any security forces when they conduct operations, army, special forces, police, central armed police forces, सबसे पहला एम होता है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो। ओके। फर्स्ट इज सिविलियंस, टेररिस्ट ऑल्सो। सो वी गिव देम अ चांस टू सरेंडर, बट इफ अ पर्सन डजंट सरेंडर देन वी परफोर्स, हमें फिर जबरदस्ती उसको मारकर ही खत्म करना पड़ता है। तो इट इज नॉट दैट कि कोई सरेंडर करना चाहता है और हम उसको सरेंडर का मौका नहीं देते हैं। हाँ। इफ ही इज विलिंग टू सरेंडर, हम उसको डेफिनेटली मौका देते हैं, एंड ही गेट्स दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर वो सरेंडर कर देगा तो फिर देन देयर इज नो किलिंग। फिर क्या होता है? लेट्स से आपने एक टेररिस्ट को पकड़ा, उसने सरेंडर, देन हैंड ओवर टू द पुलिस। वो उनका फिर काम है आगे। अच्छा। आवर रोल फिनिशेस ओवर देयर ओके, एज आर्मी एंड एज स्पेशल फोर्सेस। अगर वो सरेंडर कर देते हैं, स्टेट पुलिस उनको हैंड ओवर कर देते हैं, वो उसके साथ कार्रवाई करती है। ओके। या लाइक ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई मिलिटेंट सरेंडर कर दे तो उसको आगे जाके इन्फॉर्मर बना दिया या समहाउ अपने, या दे कैन बी, दैट इज पुलिस रोल। पुलिस उसको अगर इन्फॉर्मर बनाकर एम्प्लॉय करना चाहती है, या यू कैन यूज देम। तो ऐसा होता है मतलब? हाँ, ऐसा होता है, बिकॉज यू हैव जो आपके स्पेशल टास्क फोर्स में जो हैं वो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स भी हैं लोग, who have been working with the police, so that is how it goes। तो होता है ऐसा। तो ये नहीं है कि वो उससे आप इन्फॉर्मर, लेकिन जब वो सरेंडर करता है तो जनरली पता लग जाता है कि इसने सरेंडर किया है। सो मिलिटेंट्स आर ऑल्सो अवेयर कि ये बंदा सरेंडर कर चुका है, तो दे आर, यानी कि वो अलर्ट हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ है या इस चीज़ का एक डर होता है कि अगर इसने सरेंडर कर लिया, अब हमने इसको लेट्स से इन्फॉर्मर बना दिया, या फिर वॉट वो भाग के वापस चला गया मतलब अपने मिलिटेंट्स वाले ग्रुप के पास, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऐसा कुछ वो नहीं होता? या होता है? ये भी एक रिस्क है? नहीं, होता है। ऐसा भी केसेस हुए हैं कि आपने मिलिटेंट को सरेंडर कराया, उसने आपके साथ काम किया, फिर वो दोबारा टेररिस्ट बन गया, तो द रूल रिमेन्स द सेम, अगेन एलिमिनेट हिम। इफ, यानी कि अगर वो हथियार उठाकर हमारे साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, तो ही इज आवर गाय। लेकिन अगर आप वो हमारे ऑपोजिट जाएगा तो ही इज अ टेररिस्ट अगेन। सो देयर इज नो, यानी कि
डिसीजन में कोई डिलेमा और दिमाग में कोई डाउट नहीं होता कि करना क्या है। आप समझ रहे हैं? सो मालूम है अगर वो हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हमारे साथ हैं, अगर वो हमारे खिलाफ हैं तो फिर हमारा काम है उनको न्यूट्रलाइज करना। आपके कॉन्वर्सेशन से मैंने सुना था कि यू वर सेइंग कि वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेस टू ऑपरेट एज अ Yeah. स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर इज द माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्युटली विजन क्लियर है, ऑब्स्ट्रक्शंस कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ सिविलियंस नहीं होते। हाँ जी, जो हाँ दिख रहा है वो दिख रहा है, उसको मार Yeah. सकते हैं। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज यूजुअली टाउन या अर्बन एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स हो, सिविलियंस हो। एब्सोल्युटली। तो कैन यू टेल मी अबाउट एनी ऑफ योर ऐसा अर्बन एक्सपीरियंस जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट कुछ सिचुएशन थी, जहाँ पे आप लोगों को जाके किसी को पकड़ना था या मारना था, एंड व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट एक बिल्डिंग में जाना या सिविलियंस, क्या होता है कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज द इसके? कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन जो आप बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स का, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहां पर सिविलियन मूवमेंट बहुत होती है। ओके। एंड किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर योर ओन पीपल, तो किसी का भी इंटेंशन ये नहीं होता कि सिविलियंस हर्ट हों। आप समझ रहे हैं? और बिल्टअप एरिया में ऐसा है कि आप अगर आप एक घर पे जा रहे हैं तो उसके साथ आपको 3-4 घर ऑटोमेटिकली कवर करने पड़ते हैं। ओके। बिकॉज वो जो बनावट है, जो वो मेक है उस पर्टिकुलर जगह का, वो ऐसा होता है कि वो 3-4 घर कवर हो जाते हैं। अब हर घर अगर डबल स्टोरी है, कहीं से खिड़की है, कहीं से ऊपर कुछ फेंक दे, कोई साइड से फायर आ जाए, फिर अगर मिलिटेंट फायर करके भागता है, वहाँ पर सिविलियन मूवमेंट हो रही है, तो हो सकता है कि सिविलियंस को नुकसान हो जाए। आप समझ रहे हैं? सो उस लिहाज से मैं बोलता हूँ कि जो बिल्टअप एरिया का ऑपरेशन है, दैट इज वाई उसके चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज हु इज़ अ सिविलियन। आपके पास पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन तभी होता है जब आपको हथियार दिखाई देगा। ओके। नहीं तो अदरवाइज अब आपको हथियार ही नहीं किसी के पास, तो हमारे लिए तो वो सिविलियन ही है। आप समझ रहे हैं? सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, घरों का मेक, सिविलियन मूवमेंट, इस सारी जो चीज़ें हैं, इसमें जाकर ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई वुड नॉट से कि इट इज़ ईजी, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि फायर फाइट हो और कॉन्टैक्ट हो और सिविलियन कैजुअलिटी हो जाए। अगर माउंटेन्स में जैसे आपने बताया, इट्स क्लियर एंड वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर या तो मिलिटेंट घूमेंगे या सिविलियन घूमेंगे। और अगर सिविलियन घूम भी रहे हैं तो वो रात को मूवमेंट नहीं कर रहे, वो अपने को बचा लेते हैं। करेक्ट। सो इसलिए वो ऑपरेशंस क्लीन है। बिल्टअप एरिया में मेरे हिसाब से ये डिफिकल्टीज आती हैं। कुछ बता सकते हो आप कोई आपके एक ऑपरेशन की स्टोरी जो ऐसे एक बिल्टअप एरिया में हुई हो? क्या आपको वहाँ डिफिकल्टी आई थी, हाउ यू गाइस इवेंचुअली सक्सीडेड, या फिर जो भी या हमें स्पेसिफिक इनपुट था और हम लोगों ने जो हमें खबर मिली थी, दैट वाज ऑफ 2 बंदों की खबर थी। सो जिस टारगेट हाउस को हम लोग कवर कर रहे थे, बिकॉज उसका जैसे मैंने आपको बताया, वो उसको कवर करने के चक्कर में 2-3 घर और कवर हो रहे थे। ओके। सो जिस हाउस को हमने फर्स्ट लाइट पे सर्च या उसकी तरफ मूव करके हम बैठे थे, क्योंकि वो घर चिपके हुए थे, तो मिलिटेंट्स ने रात को मूवमेंट अपना लोकेशन चेंज कर दिया। सो जिस घर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे तीसरे घर में मिलिटेंट था। अच्छा। सो हम लोगों ने मेन घर पे जाने की कोशिश की, बट बिकॉज हमें मालूम था कि अगर हम इस घर को पकड़ेंगे तो ये 3 घर को भी हमें अपने कॉर्डन में लेना पड़ेगा। सो उस केस में जब हम मेन घर पे गए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मिलिटेंट ने हमारे ऊपर तीसरे घर से फायर किया। अच्छा। बट बिकॉज हमारी ड्रिल्स और हमें जनरली मालूम था कि जहाँ पर वो बता रहा है वहाँ पर वो जनरली हमें मिलता नहीं है। ओके। सो वी वर अवेयर, सो स्टिल ऑल्सो विदाउट सफरिंग कैजुअलिटीज हम उसको न्यूट्रलाइज कर पाए थे। कैसे किया न्यूट्रलाइज? अगर वो यानी कि वी फॉट बैक, यानी कि हमने दोबारा उसके ऊपर फायर किया। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर जो पिछले वाले रास्ते जहाँ पर हमारे स्टॉप्स वगैरह लगे थे, उसने उसको एंगेज करके उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। ओके। सर बट हाँ, क्योंकि अगर इधर हम जाते पहले घर में तो इनिशिएटिव में भी हमारे पास रहता।
फायर करने का, लेकिन इस केस में उनके पास था। सो दे फायर्ड फर्स्ट, बट हमारी ड्रिल थोड़ी ठीक थी और हमारी कवर और जो हमने ऑब्जर्वेशन और फायर से अपना बचाव करना था, वी वर इन अ पोजिशन टू काउंटर देयर अटैक वेल, सो वी फायर्ड बैक एंड दे वर एलिमिनेटेड। दैट इज हाउ इट इज। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने किसी मिलिटेंट को मारा हो, आपको लगा हो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, बट वो मिलिटेंट फाइनली जिंदा ही था एंड ही फायर्ड बैक, या कुछ हुआ हो? No, we generally in our units and in special forces we don't take a chance. Okay. तो अगर हमको लगता है कि ये डाउटफुल है कि इसको गोली लगी और वो बंदा उधर नीचे गिरा पड़ा है, तो इन दैट केस वी डू अ हेड शूट। हेड शॉट के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, सो वी डू अ हेड शॉट एंड कंफर्म दैट ही इज अ डेड पर्सन। तभी हम, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम लोग ने सोचा हो कि ये मर गया है, बिकॉज हम कंफर्म करके ही फिर बताते हैं कि ये डेड है। Okay. And headshot is the way to confirm. Obviously, because its head and your chest are the two, heart is the two areas which are very vulnerable to fire. अगर इधर गोली लगेगी तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है। That is the reason. Fair enough. तो जम्मू कश्मीर के अलावा वैसे आपने कहाँ सर्व करा है रीजन वाइज? प्राइमरली मैंने सिर्फ जम्मू एंड, ऑपरेशनल जो मेरा एक्सपोजर रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर में रहा है और माउंटेन्स में रहा है। ओके। बट यस, थोड़े टाइम के लिए पीस में मैं आगरा में रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग बेसिकली पीस टाइम में हम इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने अगली डिप्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर जाकर ट्रेन कर सकें। ओके। सो वो सारी यूनिट्स करती हैं। एंड मैंने मेजॉरिटी JNK में ऑपरेट किया है, बिकॉज मैं कभी नॉर्थ ईस्ट में असम वाली तरफ नहीं गया हूँ। एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने सब जगह ऑपरेट किया है, राजस्थान, माउंटेन्स, जहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, जहाँ पर आपका समुंदर तट लगता है, सी बीचेस, एम्फीबियस ऑपरेशन, वो सब जगह ऑपरेट किया। कोई आप मेरे को ऐसा माउंटेन वाला एक्सपीरियंस बता सकते हो जो, जैसे आपने कहा कि रिलेटिवली माउंटेन्स आर सिंपलर, लेट्स नॉट से इजी बट सिंपलर, अगर कोई बिल्ट अप एरिया हो, कोई माउंटेन एक्सपीरियंस जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी या समहाउ एनीथिंग चैलेंजिंग व्हिच केम इन अ माउंटेन एरिया, सम इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच हैपेंड? यानी कि हम लोगों को जनरली इनपुट था टेररिस्ट ग्रुप की मूवमेंट का, जो 4 से 5 का था। ओके। और एक्चुअली माउंटेन्स में क्या होता है, टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि आप दिन में ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं सकते, तो मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट हैपन्स एट नाइट। ओके। ठीक है, दिन में आप बेसिकली एक जगह पे छुप के रहते हो एंड जनरली ऑब्जर्व द एरिया, कि जहाँ से आप, अगर कोई आपको मूवमेंट दिखाई दे तो आप उसको फायर से और अपनी ऑब्जर्वेशन से, फायर और देखने से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये ऑपरेशन था जिसमें हम लोग गए थे, तो 4 से 5 टेररिस्ट की खबर थी एंड हम लोगों ने इसको 4-5 दिन का माउंटेन्स में ऑपरेशन रखा था। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि हमारी लोकेशन से वो थोड़ा दूर था, तो रात को हम चलते थे, दिन में एक जगह बैठते थे, फिर सेकेंड रात को फिर चलते थे। सो वी वर बेसिक, तो फोर्थ मॉर्निंग मैं और मेरा बडी और हमारी जो पार्टी थी, वी वर 6 guys, तो वी सॉ मूवमेंट ऑफ 2 guys एंड जो मैं बोलता हूँ कि माउंटेन्स में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, तो बिकॉज हमारा सरप्राइज मेंटेन था, तो दे वर क्लाइंबिंग अप हिल। ओके। एंड वो पगडंडी से ऊपर चढ़ रहे थे और बाय चांस जिस एरिया को हम कवर कर रहे थे हम लोग पीछे ही बैठे थे। अच्छा। सो इन दैट केस द मिलिटेंट्स, बिकॉज उनको मालूम नहीं था कि इधर फौज आ सकती है और हम उधर बिना शोर शराबे के पहुंच गए थे, इवन आफ्टर 3rd या 4th डे ऑफ द ऑपरेशन, सो दे वर वॉकिंग फ्रीली, सो वी कुड सी कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस। सो इन दैट केस दैट वाज सिंपल आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन थी। उन्होंने हाथ में हथियार पकड़ा हुआ था, उन्होंने जो मिलिटेंट का पाउच होता है जिसमें वो एम्युनिशन रखते हैं और मैगजीन्स होती हैं वो पहना हुआ था। सो इन दैट केस इट वाज अ क्लीन ऑपरेशन टू एलिमिनेट देम। सो हमने अपनी तरफ से दोनों तरफ से फायर खोल के उनको न्यूट्रलाइज किया था। सो दैट वाज सिंपलेस्ट ऑपरेशन। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी कि माउंटेन्स में कोई, हम लोग गए, रात को ट्रैवल करते थे बिना अपना सरप्राइज खोए और ये सब करके हम वापस आए। 3rd 4th डे वी गॉट द किल्स। सो दैट इज व्हाट इट वाज।
And what if I ask you about the most difficult one in the mountain area? माउंटेन्स में डिफ़िकल्ट ये था कि हम एक जगह पहले ही ऑपरेशन कर रहे थे जहाँ हमें मिलिटेंट्स नहीं मिले एंड उस ऑपरेशन में हम 6-7 दिन से बाहर थे. जब हम लोग डी इंडक्ट कर रहे थे तो दूसरी जगह पे एक और कांटेक्ट शुरू हो गया. सो हम छठे दिन अपना ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद 7वें-8वें दिन वहाँ पर क्योंकि मिलिटेंट स्टक हो गए थे. देवर एरिया में एक जनरली एक बहुत ही बड़े माउंटेन में रॉकी आउटक्रॉप था, रॉकी टाइप का केव्स और वो सब वाला एरिया था. उसमें उन्होंने उसमें केव्स के बीच में घुस गए थे वो. सो ये 6 दिन का ख़त्म करने के लिए इंस्टेड बिकॉज हमारे वहाँ पर ट्रुप्स कम पड़ रहे थे तो हमको डायरेक्टली वहाँ पर भेज दिया. सो वो ऑपरेशन टोटल 9-10 दिन में ख़त्म हुआ था. अच्छा. सो उस 9-10 दिन में सस्टेन करना अपने आप को इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड राशंस वॉज अ इशू इनिशियली बिकॉज हम उतना ही राशन लेकर गए थे. आल्दो जब हम दूसरी जगह पे गए तो वहाँ पर हमें वो राशन और पानी रीसप्लाई कर दिया था एंड वी वर एबल. सो शुरू हुआ था एज अ 6 दिन ऑपरेशन एंड एंडेड वी किल 2 टेररिस्ट्स. सो टोटल 9-10 दिन का ऑपरेशन था. सो इन दैट केस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट क्योंकि आप एक माइंड सेट से जा रहे हो कि मैं 6 दिन करूँगा देन योर होल टाइम प्लान चेंजेस. तो उससे फ़र्क पड़ता है. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. तो ऐसे केसेस में जब पूरा ऑपरेशन का ड्यूरेशन ही बढ़ जाता है या पूरी सिचुएशन बदल जाती है ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोसीड, तो उसमें जो सप्लाईज होते हैं आपके मे बी इन टर्म्स ऑफ द वेपन एम्यूनेशन एंड फूड एंड वाटर, इसको फिर कैसे मैनेज किया जाता है कि 6 दिन का अगर 20 दिन हो गया? देयर आर पार्टीज लाइक देखिए खाना तो मैनेज हो जाता है. अगर एम्यूनेशन आपने एक जगह कॉन्टैक्ट देखा है और फिर आप दूसरे ऑपरेशन में जा रहे हो उसी के साथ साथ वहाँ से तो आपको रिप्लेनिश किया जाता है. आपकी जो आर्मी है वो पीछे से आपको किसी भी तरह एम्यूनेशन पहुँचाएगी. सिमिलरली खाना का अगर 4 दिन का ऑपरेशन था तो आप 5वें-6ठे दिन का सर्वाइवल राशन रखते हो. अगर उसके बाद भी ख़त्म हो जाता है तो इन दैट केस पीपल कम एंड यानी आवर ट्रूप्स कम एंड गिव इट एंड देन वी कैरी ऑन विद द ऑपरेशन. तो ऐसा नहीं होता कि आप बिना ऑपरेशन के ही चल रहे हो सकता है किसी फेज़ में आपको ना मिले. 4 का दिन का ऑपरेशन है 6 दिन तो आप उसमें मेन खाना के अलावा सर्वाइवल राशन रखते हैं जिससे आप काम चलाते हैं. तो ऑपरेशन कभी नहीं रुकता है बिकॉज ऑफ फूड एंड वाटर. रेस्ट थिंग्स आर ऑल अराउंड इट. ऐसा कभी हुआ है फिर भी किसी ऑपरेशन में की सिचुएशन इतनी टाइट हो गई थी कि खाना पानी नहीं आ पा रहा है बट वी हैव टू प्रोसीड मे बी फॉर अ फ्यू डेज ओनली, या फिर हमारा एम्यूनेशन खत्म हो गया है फॉर सम रीजन वी आर नॉट एबल टू गेट द सप्लाईज? बट या एम्यूनेशन कभी खत्म नहीं हुआ है. खाना खत्म करके लाइक आई एम सेइंग हमारी प्रायोरिटी जो रहती है दैट इज टुवर्ड्स एम्यूनेशन. बट या 1-2 दिन ऊपर नीचे होना ऑपरेशन में नॉर्मल बात है. सो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको 2-3 दिन ज़्यादा. सो वी कैरी रिजर्व्स विद आवरसेल्फ कि हम 6 दिन का मेन खाना लेकर जाएंगे. 7th-8th डे अगर बाय चांस कोई इंसिडेंट हो गया या कॉन्टैक्ट हो गया तो फिर देन वी विल बी हैविंग 1 मोर डे ऑफ. यानी कि फिर हम उसमें वी विल टेक दोज राशंस फॉर एक्स्ट्रा 2 days. सो इट इज़ नेवर बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन आवर ओन कंट्री. हमारा अपना ही चल रहा है. ऐसा कभी नहीं होता कि राशन खत्म हो गया और आप रिप्लेनिश नहीं हो रहे हो. हो सकता है कि आप किसी सर्वेलेंस में या हाइड में बैठे हो जहाँ पर आप मूवमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट है बट उसको भी केटर किया जाता है. सो दैट इज़ हाउ वी डू. कश्मीर में सबसे डिफिकल्ट एरिया कौन सा आपके लिए टू ऑपरेट इन जनरल एरिया, नॉट कि कहीं पे कोई ऑपरेशन हुआ बट रीजन वाइज टेरेन वाइज? आई टोल्ड यू जो साउथ कश्मीर वाला एरिया है बेसिकली वैली फ्लोर. मुझे बिल्टअप एरियाज डिफिकल्ट लगते हैं जहाँ पर खूब सारी बिल्डिंग्स हैं और ये सब है. शोपियां, पुलवामा एंड ऑल दोज प्लेसेस. मे बी पार्ट्स ऑफ श्रीनगर एंड सेंट्रल कश्मीर. सो वो वाला एरिया पुराना मुश्किल है जहाँ पर देर आर लॉट ऑफ हाउसेज एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. मेरा पर्सनल टेक वो. फेयर इनफ. थोड़ा सा ना अभी मैं ट्रैक बदलूंगा. हम लोग आपके ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा, मैं इन जनरल क्यूरियोसिटी वाइज व्हेन इट कम्स टू जियो पॉलिटिक्स, आर्मीज, वेपनरी, इन सब के अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. सबसे पहले इफ आई कुड आस्क यू कि आपके हिसाब से दुनिया की जो टॉप 5 सबसे पावरफुल आर्मीज है वो कौन सी है? टॉप 5 आर्मीज इन द वर्ल्ड. यस. रैंकिंग अकॉर्डिंग टू यू कि स्ट्रॉन्गेस्ट ये है? US is first. Okay. China. Number 2 China. Number 2 China in terms of size and manpower. Third is India. And
fourth army can be in terms of might be Russia? UK, Russia is there. Yeah, Russia is also there. So Russia is there, and fifth will be Israel. Although size is less, but they are lethal. And Israel, UK, France, they are all on the same platform. इजराइल में ऐसा क्या है? वाई सच अ स्मॉल कंट्री एंड जोग्राफिकली इतनी इनसिग्निफिकेंट जो लगती है मैप में, वो इतनी पावरफुल क्यों है? उनकी आर्मी बिकॉज ऑफ द थ्रेट. आप देखिए चारों तरफ अरब से घिरे हुए हैं, तो दैट नेशन, उस नेशन का सर्वाइवल ही फाइटिंग पे डिपेंड करता है. सो दैट इज द मेन रीजन वाई इजराइल इज सो एग्रेसिव एंड वाई दे आर सो गुड इन बैटल. बिकॉज आप रेगुलर अटैक्स में लेबनान में हिजबुल्ला है, ठीक है, पैलेस्टीन, हमस, ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो लड़ रहे हैं. सो दे आर सराउंडेड बाय द थ्रेट्स. जितना आप थ्रेट से सराउंडेड होगे उतना ही आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म और एग्रेशन का मैकेनिज्म तेज होगा. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर लीथल. दैट इज द मेन रीजन व्हाई इजराइल आर्मी इज लीथल. इट्स लाइक अगर उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग होगी नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. तो उनके लिए ब्रेड एंड बटर है, उनको चाहिए. जैसे उनके उधर कुछ भी होगा, द आर्मी हैज टू रिटेलिएट. सो दे हैव नो अदर ऑप्शन टू बी, यानी दे हैव टू बी स्ट्रॉन्गर. अच्छा, मैंने ना बहुत बार सुना है कि एक कंट्री की आर्मी मिलिट्री दूसरे कंट्री की मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग हो रही होती है उनकी. इसका क्या रीजन होता है? क्यों करते हैं? देखिए, इसको फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेनिंग कहते हैं. बेसिकली दो रीजंस हैं जो आप जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दो देशों के बीच में जब एक्सरसाइज होती है तो आपको उनके हथियार, वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो एक ऑपरेशन को कैसे करते हैं, उनका एक्सपोजर क्या है. अब यूएस आर्मी के साथ आप करोगे तो यूएसए में कोई मिलिटेंसी नहीं है, पर उन्होंने अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस देखे हैं वो अगर इंडियन आर्मी के साथ कर रहे हैं, वो वहाँ के ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर ऐसी ट्रेन है. इंडियन आर्मी अपनी J&K के बारे में बताते हैं. तो काफ़ी जो वैल्यू एडिशन होता है वो दोनों चीज़ें, आपको उनका माइंडसेट पता लगता है, आपको उनका इक्विपमेंट प्रोफाइल पता लगता है, आपको उनकी आर्मी की रीच पता लगती है, आपको उनका ये पता लगता है कि उनकी कंट्री में उनके एक्सपोजर से कौन सा ऑपरेशन कैसे लॉन्च होता है. सो ये सारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज में पता लगती हैं. सो दैट इज़ हाउ इट गोज. दैट इज़ वाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस और द काइंड ऑफ इक्विपमेंट दे आर यूजिंग. आपने कौन सी कंट्री के साथ करा है? आई हैव डन विद अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस. अच्छा. उसके उसके बाद मैंने इंडोनेशियंस के साथ किया है, मैंने कजाकिस्तान के साथ किया है, मैंने बांग्लादेशीज के साथ किया, और मैंने श्रीलंकन के साथ किया है. ओके. या एंड पोलिश स्पेशल फोर्सेस भी मैंने देखी हैं, एंड जर्मन भी थी. या तो आप वहाँ गए थे कि वो यहाँ आए थे? दोनों जगह मैं किया. वो हमारे इधर भी गया हूँ और कजाकिस्तान में मैं गया हूँ और यूएस गया हूँ. एंड ये सब यानी वो जॉइंट वो है. यानी कि गया भी हूँ और हमारे इधर भी होस्ट भी किया है उनको. एंड हमने उधर भी गए हैं. तो इट्स अ टू वे थिंग. एक मैं आपको ऐसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. हाँ जी. जो आजकल थोड़ा सा ना जियो पॉलिटिक्स में एक बिल्डअप भी हो रहा है. सो पीपल कीप आर्ग्यूइंग, या वीडियोस बहुत बनती है यूट्यूब पे कि कौन जीतेगा. लेट्स से कि वर्ल्ड वॉर 3 हैपेंस, लेट्स से, एंड ऑन वन साइड वी हैव यूएस एंड नेटो की पावर्स, ऑन अदर साइड वी हैव रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया. इंडिया इज आउट ऑफ दिस, मतलब होल वॉर. उन्होंने, हमने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया. इन दोनों पावर्स की मिलिट्री वॉर हो चुकी है. हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? कौन स्ट्रांग निकलेगा यहाँ पे? इन माय ओपिनियन आपने नेटो, चाइना और नेटो और यूएस को आपने एक कर दिया है. हाँ, so US and NATO I would still say will come out on top. Why Yeah. so? Reason being कि it's not about the force levels like Russia and आप देखिए, जब आप नेटो की बात करते हैं और आप अमेरिकन्स की बात करते हैं, वो लोग जो सारी लड़ाइयाँ अपने देश से बाहर लड़ रहे हैं. आप समझ रहे हो, अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम,
any other place where they have gone. So जो आदमी बाहर लड़के लड़ाई लड़ रहा है उसका एक माइंडसेट अलग होता है. उसको वो अपने घर के अंदर नहीं है, वो बाहर जाके लड़ रहा है. जब आप बाहर जाके लड़ रहे हो तो आपकी रिसोर्सेज भी डबल होती हैं, आपका विल पावर भी डबल चाहिए, आपका फाइट करने का मादा भी यानी हार्डकोर चाहिए. सो आप पहले एक डिस्टेंस कवर करेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से आगे लड़ेंगे. तो इतना सब जब होता है सो दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ फाइटर. सो दैट इज वाई आई टेल यू कि डोंट गो बाय द. एंड दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अमेरिकन इक्विपमेंट एंड अमेरिकन कंपनीज, although you can say China is also equally good, but then American equipment and technology is world class. So that is why I say कि NATO and US forces have a upper hand. बाकी ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे कि in terms of physical number of troops available, वो दूसरी कंट्रीज के पास होंगे, लेकिन जो कार्रवाई इनके पास है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर. बैटल एक्सपोजर बहुत काम करता है. एक आदमी वो है जिसने लगातार कॉन्टैक्ट्स देखे हैं, फायर फाइट्स देखे हैं, और एक है बिल्कुल जो नया जाता है. सो इनमें डिफरेंस होता है, बिकॉज आप तभी वो माइंडसेट डेवलप करते हो, तभी आपकी वो मेंटल फैकल्टीज काम करती हैं जब आप उधर से निकल गए हो. समझ रहे, फायर से आप निकलते हैं तब वो पता लगता है. दैट इज व्हाट इट इज. सो दैट इज व्हाई आई से अमेरिकन्स आर एंड NATO विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. और क्लेम्ड है कि चाइना भी कुछ कर सकता है और रशिया भी बहुत बड़ा कॉल्यूसिव करके पार है. बट देन इट सीज टू बी डिपेंड कि उन्होंने इकट्ठी लड़ाई लड़ी कितनी और कितना उनके पास मिलिट्री विल पावर और सस्टेनेंस है. सो दैट इज व्हाट इट इज. एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं इस वाले का. आप वैसे मूवीज वगैरह देखते हो? आर्मी मूवीज जो होती है, मिलिट्री मूवीज होती है, कौन सी आपको बॉलीवुड की आर्मी मूवी, मिलिट्री मूवी सबसे क्लोजेस्ट लगी हो टू रियल लाइफ कि ये तो? बॉलीवुड की एंड हॉलीवुड की भी आप बता दो कोई देखी हो. ओके. हॉलीवुड में मुझे लोन सर्वाइवर है, मार्कस लुटरल के नॉवल के ऊपर. ओके. दे हैव 4-man team which is fighting Taliban in Afghanistan. वो is a good movie. उसके ऊपर नॉवल भी है, या नॉवल के ऊपर ही मूवी बनी है. Okay. अमेरिकन स्नाइपर इज अ गुड मूवी. एक Zero Dark 30 है, दैट इज अ वेरी गुड मूवी. ऑन वो हाफ CIA पे है कि हाउ CIA वेंट आफ्टर ओसामा बिन लादेन, और लास्ट में हाउ द नेवी सील्स एलिमिनेटेड. दैट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी. और ये 3 मूवीज हैं विच स्टैंड आउट. जिन्होंने हर्ट लॉकर है, दैट इज ऑल्सो गुड मूवी की. एक डेटोनेशन यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल वाले हैं, उनके ऊपर मूवी बनी है. सो दीज आर द मूवीज विच आर वेरी क्लोज टू, विच आई फाइंड वेरी क्लोज टू रियलिटी. हॉलीवुड मूवीज. या. एंड व्हाट अबाउट बॉलीवुड? बॉलीवुड वॉर मूवीज. Border is based on a real life incident. Yeah, it is good. Border is good. एक अनिल कपूर की और माधुरी दीक्षित की मूवी थी, पुकार करके थी. It is on special forces only. Although the story is उन्होंने अपनी बनाई है, यानी it's a, but that उसमें जो स्पेशल फोर्सेस के बारे में ऑपरेशंस और थोड़ा बहुत बताया, that is close. उसके बाद उड़ी is also, I think so they made it well. Yeah. So it is, in terms of picturization and weapon techniques, Udi is also good. So these are the movies which stand out. Fair enough. Well, thank you so much कर्नल शिवेंद्र. काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके. अभी ऑडियंस को पता नहीं है, अब मैं बता देता हूँ कि अभी से कुछ टाइम में आपको एक और एपिसोड देखने को मिलेगा जहाँ पे हम लोग शिवेंद्र सर की कश्मीर की जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस है विद टेररिस्ट मिलिटेंट्स, अभी भी हमने बात करी, बट उसमें हम लोग मोर इन डेप्थ जाने वाले हैं ऑन द कश्मीर एक्सपीरियंसेस. सो डू स्टे ट्यून फॉर दैट. सब्सक्राइब कर लो ताकि जब वो वीडियो आपको मिले तो आपको देखने को पता चले, नोटिफिकेशन आए. एंड एनी लास्ट वर्ड विच यू माइट वांट टू शेयर, कुछ भी आप शेयर करना चाहो? मैं बोलूँगा कि ऑल द व्यूअर्स ड्रीम बिग एंड बहुत मेहनत कीजिए अपने गोल्स के लिए. एंड never give up on your goals. That is the only way you can progress in life. So, and make this country the greatest country in the world.
दैट इज व्हाट आई वुड से. Thank you. Thank you so much, guys. I'll see you in Thanks. the next episode. Bye bye.